एरोड़े बस मुका बस बसीन मन मरिया वीरे एक हरिजन एक ब्राह्मण घर एक हरिजन एक ब्राह्मण घर एक खुजरा घर जावे समय का भरोसा कोने कब पलटी मार जावे। राजा की बेटी पद्मा थी, मोर की साथ शादी कर दी राजा ने। बोलो राजा की बेटी पद्मा बाई मोर संग परणाई। राजा की बेटी पद्मा बाई मोर लार परणाई। मोर जाए जंगल में मर गया किस्मत पलटी खाए। समय का भरोसा कोने कब पलटी मार जावे। समय का भाजी ये दक्षिण दिल्ली नगर निगम मध्य क्षेत्र का लाइन पाजी यहाँ पर रोज आते हैं। निकलते हुए नज़र पड़ी, रुकना ज़रूरी था, पूछना ज़रूरी था कि आखिर क्या है हाल चाल। नमस्ते सर, पूजा चल रही है आपकी? पूजा भी करते रहते हैं सर, दोनों काम हो रहे हैं ना, लाइन में भी लगे हुए पूजा भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, तो भगवान का नाम भी हो रहा है। भगवान का नाम भी हो रहा है। क्या कैसे आना हुआ? मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी तो उनका सर्टिफिकेट बनवाया था। हाँ। मैं 5 चक्कर लगा चुका हूँ अभी तक, लेकिन अभी तक मिला नहीं मुझे। अब तो ऑनलाइन हो गया सब। तो ऑनलाइन बताते नहीं ना कि कहाँ से निकलेगा, हमें तो पता नहीं इसके बारे में, कहाँ से निकालना है क्या करना है। उन्होंने वही नहीं बताया कहाँ से। तो आज बुलाया? मैं सर्टिफिकेट, हाँ आज बुलाया था। कब हुई डेथ? वो तो 3 महीने हो गए उनको। कैसे हुई? नहीं वो तो नॉर्मल थी। पाजी ये वही जगह है जहाँ पे आपको डेथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी लेना ज़रूरी है। और पाजी दिल्ली में बर्थ सर्टिफिकेट तो लेना इतना ज़रूरी है, वैसे तो सब जगह, लेकिन यहाँ तो इतना ज़रूरी है। एडमिशन की लाइनें आपको याद है? बर्थ सर्टिफिकेट के लिए थर्सडे से बर्थ? हाँ बर्थ सर, जन्म वाला। चलिए सर, जन्म वाला मिला तो एक लेने आए। हाँ सर, थर्सडे से चक्कर लगा रहा हूँ। कभी बोलते हैं थर्सडे लास्ट थर्सडे से नहीं बना, बन ही नहीं रहा कुछ। कंट्रोल रूम वाले बोलते हैं कि 10 बजे के बाद आप फ़ोन करना, फिर बोलते हैं एकदम से 11 बजे तक खुला है, आ जाओ आना है तो। ऐसे कहते हैं, बताओ। बर्थ सर्टिफिकेट कितने नंबर का चक्कर है ये? दूसरा हो रहा है। दूसरा हो रहा है। चलिए भैया, डेथ सर्टिफिकेट जमा करना है। डेथ सर्टिफिकेट जमा करना है। हाँ जी। चलो बाबू, कैसे हो? बच्चे का जन्म पत्र बनाने के लिए आया। बच्चे का जन्म पत्र बनाना है, एडमिशन भी तो कराना होगा। मुझे मालूम है बाजी, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तमाम सारी निगाहें इधर ही देखती हुई मिल जाएंगी आपको। किसी तरह भैया जी कुछ कर दें जादू से। मेरे पास जादू हो तो मैं सब कर दूं। क्या करूं बाजी, सिस्टम है। और इस समय कोरोना के समय में मैं ये नहीं कह रहा कि हो नहीं रहा काम हो रहा है बाजी, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियों के साथ। शायद आने वाले समय में दिल्ली में इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सर दुकान के लिए जो है कि फॉर्म भर रखे, तय बाजारी के लिए आ रहे वो। अच्छा, तय बाजारी वाली दुकानों के लिए तो अलॉटमेंट हो रहा है क्या? कैसे आना हुआ आपका? मेरा काम ही नहीं हुआ यहाँ पे, पिछले 1.25 महीना हो गया है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, वो बना ही नहीं है। कैसे नहीं बना? बनवाया ही नहीं है इन्होंने। मैंने जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किन्होंने नहीं बनवाया? अंदर NDMC वालों ने, MCD वालों ने। या हाँ, नहीं बनाया। नहीं। चलिए आज लाइन में लगेंगी? नहीं, लाइन में नहीं लगेंगे, अभी देखते हैं कुछ क्या करते हैं। जुगाड़ कोई सपोर्ट भी तो नहीं करते, जुगाड़ करना ही पड़ता है, फिर पैसे तो देने ही पड़ते हैं। पैसे? और क्या, बिना पैसे के क्या काम होते हैं यहाँ पे? कुछ होता है? आज तक कोई काम नहीं होता बिना पैसे के। क्या कह रही हैं जी, जो पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल पैसे देने पड़ते हैं। इनसे पूछो, लाइन में लगे घंटा हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा इनका जब तक पैसे नहीं देंगे ये लोग। और वैसे काम नहीं है, पैसा नहीं है, और बिना पैसे के कोई काम नहीं है। क्या तो बात इंडिया है, का हाल है। क्या बात है बाजी, इनका तो जुगाड़ है, पैसा है। तुम्हारे पास पैसा है? नहीं सर, क्या करें, पैसे इतना कहाँ होंगे कि हम। है पैसा नहीं, जुगाड़ नहीं, तो कैसे जिया जाएगा बाजी? पैसा भी नहीं, जुगाड़ भी नहीं, तो जियोगे कैसे? क्या हुआ आप बताओ, कहाँ जाना है? डेथ सर्टिफिकेट के लिए जाना है पाजी। कुछ ना कुछ सिस्टम तो निकालना होगा अधिकारियों को, कुछ ना कुछ बेहतर। कई चक्कर बन गया भाई साहब, बन गया। अरे भाई साहब बन गया। हाँ जी, बन गया सर। भाग्यशाली आदमी है, बन गया। हाँ,
दिल्ली में हूँ तो मैं वो बात सारी पूछना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था। कैसे हैं आप, पहले तो बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने आप को बचा के रख रहे हैं, वही बहुत है इस समय। जी, बचाना तो है। और बिजनेस तो काफ़ी ठप है, काफ़ी काम, मतलब 100 में से समझिए आप 20% 30% चल रहा है बस। भाजी ये वो लोग हैं जो कहना चाहिए कि बिजनेस के ऊपर वाला लेवल है, और इनसे बात करके पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें रुकी हुई हैं, कहाँ चीज़ें मूव कर रही हैं। तो अभी बिजनेस आपने कहा कि 100 में 20-30% चल रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, चक्का जाम हो गया ना। हाँ मैं किसको सप्लाई करता हूँ, हाँ। उसका आगे इंडस्ट्री नहीं चल रही है, हाँ वो भी 20-30% चल रहा है। हाँ। मैं अपनी बात करूँ, मेरा सप्लाई जाती है पेपर इंडस्ट्रीज़ में। हाँ अब पेपर इंडस्ट्रीज़ बीच में चली थी मई में, हाँ 10 दिन चली, फिर बंद हो गई। अब आप देखिए, बच्चे स्कूल बंद, हाँ दफ्तर बंद, हाँ। तो पेपर कहाँ इस्तेमाल होगा? हाँ तो पल्प तो बनी, वो बनी, काम ही नहीं हो रहा। काम ही नहीं हो रहा। जब ऑर्डर आता है 10 दिन चलती है फैक्ट्री, फिर बंद हो जाती है। मतलब ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति होगी इस समय। मुश्किल स्थिति है जी। और ऐसा तो बिजनेस में कभी हुआ ही नहीं है। और पाजी ये निश्चित तौर से ऐसे हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। मैंने आज खास तौर से इस जगह के लोगों को भी बात करने की कोशिश करी और जानने की कोशिश, दिक्कतें क्या आ रही हैं इस समय। सर दिक्कतें, एक तो पैसा नहीं है मार्केट में, और पैसा भी है भी तो लोग देना नहीं चाहते हैं। आज उधार हमने बंद कर दी, कम कर दी है, बट पैसा नहीं आ रहा मार्केट के अंदर से। सबके पास एक्सक्यूज़ है जी, कोविड हो गया, हमारा पैसा नहीं आ रहा, हमारा खुद का चक्का जाम हो गया है, हमारे खुद सर्कुलेशन टूट गया है, तो हम आपको पैसा कैसे दें। आपका काम जो था वो खासतौर से पेपर इंडस्ट्री में था। पेपर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स है। टेक्सटाइल तो बिल्कुल ही बंद पड़ा है, बिल्कुल बंद है। वो तो 10 पैसे चल रहा है। सप्लाई क्या थी आपकी? हमारा केमिकल जाता है उनके, केमिकल जाते हैं जी। तो केमिकल जा नहीं रहा है, और वहाँ पे सारी चीज़ें मार्केट में उधार मिल नहीं रहा है। मार्केट से उधार नहीं मिल रहा, मार्केट से उधार नहीं मिल रहा। जिन कंपनियों का हम काम करते हैं, हाँ। वो उधार देने में इच्छुक नहीं है, क्योंकि उनकी भी इंडस्ट्री, हमारी जो प्रिंसिपल्स हैं, हाँ। उनकी भी इंडस्ट्री कम चल रही है, तो वो भी चाहते हैं कि जो पैसा दे रखा है, उन्होंने उधार दे रखी है, वो बटोरे हमारे से। हाँ। इस समय बहुत अनसर्टनिटी सी हो रही है, और मुझे लगता नहीं है कि अगले 6 महीने साल भर तक ये कुछ उभर आएंगे हम इससे। नहीं उभरेंगे, मुझे लगता नहीं है। आप खुद देखिए ना, अगर पेपर इस्तेमाल नहीं हो रहा, आज कपड़े कौन खरीदने जाएगा? पहले तो सर्वाइव कर ले। पहले सर्वाइव कर ले, वही कर ले, उसके बाद तो आप कपड़े खरीदोगे। हाँ। कपड़े कौन खरीदेगा? और जो अभी हमने भी पढ़ा अखबारों में, आप कपड़े खरीदने जाओगे, वो कहेगा जी पहले खरीदो, उसके बाद आप चेक करोगे, आप पहन के ट्राई कर सकते हो, तो कौन खरीदेगा? थोड़ा बहुत जो ई-कॉमर्स में खरीदेंगे वो खरीद लेंगे, बट बाकी ऐसा तो नहीं खरीदेगा। तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? एक्सपोर्ट्स का भी है, एक्सपोर्ट भी बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। लोगों को मैं जानता हूँ जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे तो ऑर्डर ही कैंसिल हो गए, माल भरा रखा हुआ है हमारे गोदामों में, वो कह रहे हैं जी हमें चाहिए नहीं है, अगर भेजो तो आप CAD भेज दीजिए, जब माल बिक जाएगा जब पैसे दे देंगे आपको। ये स्थिति है। ये स्थिति है भाजी। ये वो हैं जो हेवी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लोग हैं, इनकी जब ये स्थिति है, जब इनकी स्थिति को जानना भी ज़रूरी है। इनकी ये स्थिति से मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो बड़ी मैकेनिज्म है, फोर्स से जो पैकेज आया सरकार ने दिया, उससे क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? पैकेज में कुछ खास था ही क्या? कुछ पैकेज में था ही नहीं। बैंक्स में जब आज एक्स्ट्रा लोन लेने के लिए मैं क्यों जाऊंगा? मुझे जब अनसर्टनिटी है, मेरा अगर धंधा नहीं चलेगा तो बैंक तो ब्याज मांगेगा ना मेरे से, बिल्कुल मांगेगा, तो मैं कैसे करूंगा? तो वो अनसर्टनिटी हमारे को अभी भी है। की जाए तो आप अगर कहना चाहेंगे, ओवरऑल आप समअप करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे समअप? सर मैं तो जो दिक्कतें हमारे को आ रही है, एक तो सर्कुलेशन ऑफ मनी की आ रही है जी, और अपने स्टाफ को बचाने की आ रही है। स्टाफ अभी है या स्टाफ है, थोड़ा बहुत चल रहा है, हाँ। कम है स्टाफ, हाँ। तो उसको उभरने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, बट टाइम तो लगेगा। यानी इवन ये भी स्थिति आप कह सकते हैं कि सैलरीज देना मुश्किल है इस समय। देना मुश्किल है इस समय सैलरी देना मुश्किल है। सब जगह से प्रेशर है हमारे को, सैलरीज देना मुश्किल, सैलरी देना मुश्किल है। भाजी जो लोग हैं जो जाते हुए कभी कभी मिलते हैं आपको सड़क पे या रेलवे स्टेशन पे, अभी भी वो लोग हैं जहाँ पे सैलरी की मार पड़ रही है, और ये वो लोग हैं जो बिज़नेस चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, रन करते हैं, या कहीं ना कहीं उनका पार्ट है इंडस्ट्री के। वहाँ पे जब ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो नीचे तक दिखाई पड़ रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये वो लोग थे जिनसे मैंने इसलिए बात करी क्योंकि आपको बताना चाह रहे थे कि मैं दिल्ली में था, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तमाम सारे केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे आप।
क्या स्थिति है इसके बारे में जानना ज़रूरी था, और किन परेशानियों से गुजर रहे हैं ये भी बताना ज़रूरी था। लेकिन पाजी, चाहे स्टेशन के बाहर खड़े हुए कुली हो, चाहे इंडस्ट्री हो, तमाम सारी समस्याओं से, आसपास चीज़ों से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन पाजी, अपना ये है कि बताना ज़रूरी है आपको क्या स्थिति है, इसके लिए सड़क पे आना ज़रूरी है। ये रास्ता ऐसे ही पाजी चलेगा, ऐसे ही बातचीत होती रहेगी। आज हम इसी सफ़र पर हैं। आज हम चलेंगे एक ऐसे नौजवान होनहार से मिलने जिन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, एग्ज़ाम देना ही है, लेकिन साथ साथ वो कुछ और भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से भी मिलना चाहिए पाजी, प्रेरणा मिलती है। चलिए आइए। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं अंकल, वही लॉकडाउन में है तो थोड़ा घर पे ही है अब। और हम अभी एक वो कर रहे हैं जो जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको मास्क वास्क बनवा कर उनका मैंने सुना था आप ये कुछ काम कर रहे हैं, मास्क बनवा रहे हैं। वेरी गुड भाजी। एक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इनके बारे में, और ये साउथ दिल्ली में, दिल्ली का एक हिस्सा जिसमें ये काम कर रहे हैं। तो मुझे बताया किसी ने कि इनसे मिलना चाहिए। आपका नाम हो रहा है तो मुझे किसी ने बताया आपसे मिलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ध्रुव, मैं सच बताऊं आपसे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, नोबल कॉज कर रहे हैं। और जब आप तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं ना? जी, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट। क्या सब्जेक्ट हैं आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश। ओ बाजी, बहुत बड़े मुश्किल वाले हैं, लेकिन टाइम निकाल ले रहे हैं इस समय में भी आप? जी, टाइम तो निकाल ही रहता है। इस ऐसे काम के लिए सर तो टाइम निकालना ही पड़ता है, और ये एक चीज़ है जो एक मतलब बहुत नेसेसरी है मेरे ख्याल से। हमें ऐसी स्थिति में सबकी हेल्प करनी चाहिए जिनकी हम कर सकते हैं। तो चाहे पढ़ाई भी हो, निकालना चाहिए टाइम इस ऐसी चीज़ के लिए, और करना चाहिए थोड़ा सा। भाजी, क्या कारण था कि मैं इनके पास आया? मैं इसलिए आया कि अगर ये लोग हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो ये काम आगे आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे मैं कश्मीर में, श्रीनगर में बैठा हूँ, और चाहे आप चेन्नई में बैठे हों, ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जब सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं तब कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। ध्रुव जैसे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे भी लगा कि इनके पास आना चाहिए, इनको उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तो कैसे दिमाग में ये काम कैसे बनाते हैं? मास्क, ये जो मास्क है ये आपका वही है जो आपने बनाया? ये ऐसी मास्क हम ये बेच रहे हैं। ये मैं नहीं बनाता हूँ। एक NGO है किशनगढ़ में, तो वहाँ की औरतें, उनका काम था, वो पोटलियाँ बनाती थी और कपड़े बनाती थी। तो लेकिन इस ये लॉकडाउन की वजह से उनका वो धंधा बंद हो गया, और वो थोड़े प्रॉब्लम में आ गए। तो मेरा उनके साथ कांटेक्ट था, और फिर मेरा ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ये जो कपड़ा उनके पास कॉटन का ऑलरेडी है, इनसे मास्क की प्रोडक्शन बनाएं, क्योंकि मास्क की प्रोडक्शन वैसे ही थोड़ी कम है और मास्क की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने सोचा कि ये कॉटन मास्क बना के मैं मार्केट करता हूँ, ताकि वो जो भी हमारा फंड आए वो सारा उन औरतों के पास जाए, उनसे वो एम्पावर होए, वो अपने घर को सपोर्ट कर सके। और क्या एज है आपकी? आप 12th में है ना? हाँ जी। क्या एज है आपकी? मैं 16 साल का हूँ। अजी, क्या दिमाग है। है ऐसे लोगों की तो ज़रूरत है इस मुल्क में। आपने बहुत अच्छा सोचा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत अच्छा सोचा, और ये जो सोच है पाजी, ये बहुत बढ़िया है, और ये इसके लिए ही बस मैं आया, इसी सोच की वजह से मैं आया। बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे काम, ये इससे बिजनेस नहीं है। ये तो आपने एक ऐसी चीज़ निकाली कि इस मुश्किल हालात में कैसे कोई रास्ता निकाले, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आसान चीज़ नहीं है जो आपने ये सोची। तो अब ये कैसा, मतलब कितने रुपए का ये आता है? एक 20 रुपये का आता है सर। हाँ। और ये हम वहीं से उनका प्रोडक्शन होता है। ये सारे ये होता है, दो प्लाई मास्क है कॉटन के। हम फैब्रिक में ही खुद जाके खरीदते लाता हूँ। हाँ। और उनको वहाँ से हम डिलीवर करते हैं। और तो मुझे तो एक्चुअली में आपकी फैक्ट्री में आना चाहिए था, लेकिन फैक्ट्री आ नहीं सकता था। हाँ, वहाँ थोड़ी तकलीफ हो गई है। वहाँ एक्चुअली एक कोविड केस निकल चुका है। दिल्ली में तो पाजी इस समय इतने मुश्किल हालात हैं। पाजी, ये वो लोग हैं जो कुछ सोच रहे हैं, कुछ अलग तरह की करने की सोच रहे हैं। पहले जीवन कुछ और था, लेकिन अब जीवन कुछ और हुआ। कोविड-19 के बाद तब्दीलियाँ आई। पहले हो सकता था, इन्हें लगता था कि सब कुछ बड़ा आसान है, लेकिन उस आसान में भी इन्होंने एक अब रास्ता ढूंढा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। पाजी आइए, अपना रास्ता चलता है। आस पास इंदिरापुरम की ये सब सोसाइटी ही सोसाइटी हैं चारों तरफ। और पाजी, आज यहाँ पे एक ख़ास मकसद के साथ हम आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल की फ़ीस जो है दिन पर दिन एक बड़ी समस्या है। मुझे टाटा नगर से
संजीव ने लिखा और कहा कि सर मेरे लिए जो मेरी नौकरी थी वो चली गई और ऐसे में हमें ट्यूशन फ़ीस भी अगर स्कूल की देनी है तो मेरे लिए बेरेबल नहीं है या मैं देने के योग्य नहीं हूँ। मुझे रांची से किसी ने कहा कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, परेशानी इस बात की है कि स्कूल फ़ीस मांग रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से ये कहा गया कि स्कूल फ़ीस ना लें। अब सवाल ये है कि सवाल टाटा नगर और सिर्फ रांची का नहीं है या रीवा का नहीं है, लखनऊ से लेके कानपुर, कानपुर से लेके इंदौर, इंदौर से मुंबई, तमाम जगह ऐसी समस्याएं आई हैं जहां पेरेंट्स परेशान हैं। जी, क्या नाम है आपका? सीमा दत्ता। सर देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या मतलब दुनिया में सब कोई फेस कर रहा है, इतनी क्राइसिस चल रही है, कोई किसी के पास, ये पूरा सर्कल जैसे है। अब सर्कल में हमें कोई इनकम नहीं है तो हम भी स्कूल को आगे कैसे दें? वो तो उनको भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्कूल इतने सालों से जो फीस लेती आ रही है, कभी किसी पेरेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं किया है, बट ऐसे क्रूशियल टाइम में अगर पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जाए तो कैसे बियर करेंगे? वो कहते हैं कि स्कूल के जो खर्चे हैं वो कैसे होंगे, मीटअप कैसे होंगे, कि स्कूल के खर्चे हैं, टीचर्स को पैसे सैलरी देनी है तो कैसे होगी? दे मस्ट हैव देयर बैलेंस, दे मस्ट बी हैविंग देयर इनकम। द स्कूल, इनकी अपनी इनकम होएगी, थोड़ा तो रखता ही है। ये तो है नहीं कि स्कूल बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल एम्प्टी है। दे कैन यूज इनकम टू गिव द फीस। एज इट इज़ वी हैव हर्ड दे आर नॉट गिविंग सैलरी टू द टीचर्स ऑल्सो। हाँ, ये भी बात आई, टीचर्स ने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि भाई मैंने तो सैलरी पैसे दिए लेकिन टीचर्स ने कहा कि मुझे सैलरी नहीं मिली। जी, आपका नाम? ऐसी योगिता सिंह। जी योगिता जी। ऐसी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको हम जानते हैं, उनकी सैलरी भी कट करके दे रहे हैं, और ऐसी भी हैं कि जिनको सैलरी नहीं भी मिल रही है। हाँ। लेकिन हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर बिल्ट हो रहा है कि फीस हम पे करें बच्चों की। तो आपने अपने बच्चों की फीस दी? एक बच्चे की दी है, लेकिन अभी क्राइसिस तो हम लोगों के साथ भी है, तो बिजनेस में हम लोग, तो अभी एक की नहीं पे की है। का बिजनेस है? हमारी एक्सपोर्ट की फैक्ट्री है, तो इस समय तो काम हो ही नहीं, तो पूरा टोटली लॉस पे है। तो और कोई भी हो इस समय वक्त पे ऐसा है कि जिसकी सैलरीज हैं उनकी सैलरी कट हुई है और मेजर पोर्शन कट हुआ है। अब ऐसे में स्कूल का ये कहना कि फीस लाइए एक समस्या ला रहा है, उसका रास्ता कैसे निकाला जाए यही सब समझ में नहीं आ रहा। जी, कैसे हैं आप? मनीषा गांधी। जी मनीषा जी। मेरा मानना ये है कि इन दोनों को, स्कूल और पेरेंट्स, दोनों को अंडरस्टैंडिंग के साथ इस मैटर को सॉल्व करना चाहिए। राइट। ठीक है, उन लोगों के भी खर्चे स्कूल के बच रहे हैं, एसी फैन जो भी है, सारा बहुत कुछ बच रहा है। ठीक है, हम लोग को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फुल नहीं। क्योंकि हम लोग की सबकी ऑफिस आईटी को ले लो या आप किसी को भी ले लो, मैं आईटी सेक्टर में भी आईटी सेक्टर में भी इतनी कट होके आ रही है, सैलरी कट होके आ रही है, घर भी चलाना है, सब करना है। तो दो बच्चे हैं जिनकी दोनों की फीस भरनी है, उसके लिए तो बहुत ही टफ है अभी ये टाइम। भाजी, इस वक्त का सबसे बड़ा इशू यही है पेरेंट्स का। पेरेंट्स यानी आप, हम, पाजी, कोई हो, उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कैसे मीटअप किया जाए, खर्चों को कैसे। हालांकि खर्चे कुछ कम हुए हैं, लेकिन अब स्कूल में, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बहुत सारे, आपके बच्चे की स्कूल की फीस कितनी है मैं जानना चाहता हूँ? मेरे बच्चे की स्कूल की क्वार्टरली फीस जाती है अराउंड 46,000, जिसमें भाजी बड़ा स्कूल है और जनरली यहाँ पे दिल्ली और एनसीआर के आसपास के एरिया में यही फीस स्ट्रक्चर है। 46,000 क्वार्टरली, यानी 3 महीने की 40,000। कोई भी बाइफिकेशन नहीं है, देयर ओनली 2 बाइफिकेशन। एक ट्यूशन फीस दैट इज अराउंड 30,000 अराउंड, दिस वाज विद सम प्लस आल्सो, एंड प्लस ट्रांसपोर्टेशन फीस। अनलाइक यू कैन से दिल्ली स्कूल्स जहाँ पे प्रॉपर बाइफिकेशन है, अगर मैं वहाँ की ट्यूशन की बात करूँ, दैट विल कम आउट टू 4,000 5,000 मंथली, व्हेन आई एम बाउंड टू पे 10 to 12,000 पर मंथ, विच इज़ हाई। अभी मेरा भी पे में कट है, मुझे भी अनसर्टनिटीज़ है, मुझे नहीं पता अगर ये लॉन्ग रन में चलती है ये पेंडेमिक, तो फ्यूचर में मेरी जॉब है भी या नहीं है। आई वॉन्ट टू सिक्योर माई फ्यूचर ऑल्सो, एट द सेम टाइम मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, बट पेइंग अ ह्यूज अमाउंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैम, आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि लोगों के सामने अनिश्चय है। Of course you want to add something. It's not only fees, there are so many other necessities at home which you have to do it. Yeah. You have to... और ये जो अनिश्चय है, ये इतना बड़ा है अनिश्चय कि कल हमारी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। मेरा नाम है रोहिणी खोसला। मेरा बच्चा भी एक एमएटी में पढ़ता है, तो उसकी भी 30-40,000 रुपीज़ उसकी क्वार्टरली जाती है। तो इस टाइम में वी आर इन ऑटोमोबाइल बिजनेस, तो बिल्कुल ठप है, वो तो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। तो हस्बैंड वगैरह भी 4 महीने से घर पे बैठे हैं, देयर इज़ नथिंग। तो आप ये देखो कि अभी तो ये भी है कि पता नहीं कल को हमें खाना भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो
40-50 हज़ार रुपया स्कूल की फ़ीस देना, और जो मेरा बेटा ही इज़ इन 12th क्लास, उसमें सिर्फ पूरे दिन में 2 घंटे उनकी ऑनलाइन क्लास चलती है, जिसमें 2 सब्जेक्ट करवाए जाते हैं ऑल्टरनेट डेज पे। जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं तो एक सब्जेक्ट आज है, दूसरा सब्जेक्ट कल है, तीसरा सब्जेक्ट परसों है, तो 2-2 घंटे। तो हम वो 2 घंटे की पढ़ाई के लिए 40,000 रुपया, दैट्स नॉट वर्थ। सवाल जी जी। कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, स्कूल इज नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। उनका बोलिए इलेक्ट्रिसिटी, बोलिए स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन एंड दे आर चार्जिंग फॉर दोस थिंग्स फ्रॉम अस। व्हाई? कोई खर्चा नहीं है इस वक्त स्कूल का, लेकिन वो Even my son, he's studying in Amity College. They are charging him fees. At present, there's no online classes also. कितना फीस है? 90,000. एंड दिस इज फॉर क्वार्टर? Quarter fees. 90,000 रुपए 3 महीने की। सर, स्कूल को देखिए, ये दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा। स्कूल को भी, हम दोनों को, पेरेंट को और स्कूल को, दोनों को एक विन विन सिचुएशन में आना चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि स्कूल से उनको ब्रेकअप ले, कि कैसे कैसे चीज़ों को आपने बाइफर्केट करके दे रहे हो, कहाँ कहाँ आपका एक्सपेंसेस है। जैसे हमारे यूपी का जितना भी है, आज 2 साल पहले वो सेल्फ फाइनेंस बिल आया था, जिसके बाद हम लोगों ने, पेरेंट्स ने काफ़ी सोचा था कि चलो ये बिल आने से एटलीस्ट स्कूल रेगुलेट हो जाएगा। लेकिन फाइनली हुआ क्या, स्कूल थोड़ा बहुत तो रेगुलेट हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई एपिडेट बॉडी नहीं है कि किसको जाके हम उस पर कंप्लेन करें और किससे हमें सॉल्यूशन मिले। वो ये बात सिर्फ यूपी की नहीं रह गई, और ये बात तो अब ज़्यादा ये है कि यूपी से निकल के पूरे देश की इस वक्त इस समय समस्या यही है कि स्कूल फीस कैसे भरी जाए। चाहे आप बहुत बड़े आदमी हों, चाहे आप मिडिल क्लास में हों, चाहे लोअर मिडिल क्लास में हों, सबके सामने। मेरे पास आज जिसने टाटा नगर से फ़ोन किया, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने ये मुझसे कहा कि मेरा बच्चे का एडमिशन हुआ आज, 1 दिन गया स्कूल, और उसकी फ़ीस मुझे 4,500 या 5,000 रुपए देनी है। सेम मेरी फ्रेंड है आम्रपाली रॉयल में, हेमा कपूर, उसके बेटे का एडमिशन हुआ, 1 दिन भी नहीं गया। सवाल ये है कि इस सोल्यूशन पे कैसे आगे बढ़ा जाए। आपका सजेशन आपने दिया, कैसे आगे चला जाए? देखिए प्रतीक जी, 10 साल हो गए हैं हम लोग बिना कुछ बोले अपना फीस, यहाँ पे काफ़ी ऐसे होंगे पेरेंट्स जिनके बच्चे हम लोग 10 साल से 5 साल से ऐसे फीस लगातार देते आ रहे हैं। तो इतने साल में क्या स्कूल के पास इतना सरप्लस नहीं है कि वो अपने टीचर्स को सैलरी दे सके? क्योंकि वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने 4 महीने से हमारे जो हैं फैमिली मेम्बर्स हैं, हम खुद घर पे बैठे हैं और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग वैसे ही उनको फ़ी देते रहें जैसे पहले देते आ रहे हैं। 10 साल से उनके पास कोई सरप्लस नहीं है, हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा बैंक अकाउंट हुआ है। तो इसमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा, स्कूल्स मैनेजमेंट को भी। इवन अभी तक हम लोगों ने इतनी सारी कंप्लेंट्स की हैं, आज तक अभी तक उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए हैं DFRC को। तो जब तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हैं, आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो छुपाना चाहते हैं? आप बात कर रही हैं यूपी की बात कर रही हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ कि चाहे बात यूपी की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे टाटा नगर की हो, चाहे रीवा की हो, चाहे मुंबई में हो, महाराष्ट्र में। प्रतीक जी, बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, 57 अगर आप देखें तो सिर्फ बेसिक मोबाइल्स यूज़ करते हैं। तो जो बेसिक मोबाइल यूज़ करते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लेते हैं। तो पूरे देश के अंदर सभी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने जो ये लूट खसूट का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है कि कहते हैं कि पूरी फीस जमा कीजिए अदरवाइज बच्चों को निकाल देंगे, तो वो कहाँ तक जस्टिफाई आप करेंगे? Nobody will be ready to send their children to school. बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। बिल्कुल नहीं सर। मेरा बेटा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है। उसने जब बोला था मेरे को कि हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एंड वी हैव टू गो टू द कॉलेज फॉर एग्ज़ाम्स, मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, लीव 1 ईयर, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 1 साल का नुकसान बर्दाश्त कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं बच्चों के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाजी, ये एक माँ का दिल, एक पेरेंट, एक वो महिला जिसने जो परिवार को बनाती है, परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और चाहे पिता ही क्यों ना हो, पिता इससे अलग नहीं है, पिता भी इसी से जुड़े हुए हैं। ये बात कही गई कि जान से ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं, संतान बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसे में स्कूल खुल भी जाएंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, पहले स्कूल खुले या कोई स्ट्रक्चर वर्कआउट हो, उससे ज़्यादा पहले बड़ी चीज़ ये है कि बाजी ये जो फीस है उसका कुछ तय हो। मुझे टाटा नगर के उस भाई की बात याद आ रही है। उसने कहा कि मैं फोटोग्राफर था, मैं गार्ड हो गया। बाजी पास आइए, ज़रा बात बताता हूँ आपको। आज फोटोग्राफर थे, मुझे जब मैं झारखंड का चुनाव कवर कर रहा था वो मुझे मिले थे, उन्होंने आज भेजा कि मैं फोटोग्राफर था, मैं गार्ड हो गया मैं सोसाइटी में, लेकिन अब मुझे गार्ड की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है और मैं अपने बच्चे की फ़ीस कैसे दूँ? समस्या है, बड़ी है, सरकार को आना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरफेयर करना पड़ेगा। अन्ना पाजी, हाँ पाजी,
टीचर्स भी मौजूद हैं। मुझे लेट तो नहीं हुआ मैम? मुझे आने में लेट तो नहीं हुआ? थैंक यू सो मच। कुछ सवाल हैं और वो सवाल जो है इस समय पूरे देश में और पूरी कंट्री में पूछे जा रहे हैं कि स्कूल इतना ज़्यादा हार्श क्यों हो गए फीस को लेकर? सर, हर कोई एक पहलू देखता है। पहलू इन द सेंस कि पेरेंट का साइड देखते हैं लेकिन स्कूल का साइड कोई नहीं देखता है। मैं ये जानना चाहता हूँ, स्कूल का सोर्स ऑफ, जो हमारे जैसे प्राइवेट स्कूल्स है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हाँ। ये है गिव एंड टेक मेथड। हाँ, पेरेंट्स आते हैं, वी आर एक्सटेंडिंग आवर सर्विसेज, ठीक है, इन वे ऑफ एजुकेशन वी आर इम्पार्टिंग ओवर हियर। लेकिन अगर पेरेंट पे नहीं करेगा तो स्कूल करेगा कैसे? जैसे मैम उन्होंने कहा कि एक बफर स्टॉक भी तो होगा आपके पास। वो बफर स्टॉक किसके लिए है? वो किस समय के लिए, किस वक्त के लिए? स्कूल में बफर स्टॉक नहीं रहता है। ये मैं कहती हूँ कि अगर हम हर स्कूल की बात करें तो बफर जो इनका रहता है, जो हमारे पास अभी बैड टाइम, मतलब अभी टाइम ऐसा गुजर रहा है कि पिछले 4-5 महीनों से स्कूल वालों को फंड्स ही नहीं मिले। हाँ। पेरेंट्स क्योंकि कहीं ना कहीं ये बोलता है कि मेरे पास सैलरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है। हाँ। तो स्कूल भी इतना हार्श नहीं है जितना इन्होंने बनाया है, पैनिक बनाया है। मैम फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कल बच्चे का एडमिशन होता है, न्यू एडमिशन होता है और आज वो आता है, कल से लॉकडाउन शुरू हो जाता है और फीस आती, तो मैम कहाँ से पे करेगा पेरेंट? कहाँ से लाए पैसा? मुझे ये सवाल टाटा नगर झारखंड से पूछा गया। सर, पेरेंट्स जैसे एडमिशन हुआ, ठीक है, और एडमिशन के बाद जो फीस, जो क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली उनको वो कंडीशंस हमने बताए थे कि आपका इतना मंथली फीस है, यू हैव टू पे। तो हमने लॉकडाउन शुरू हो गया, तो लॉकडाउन शुरू होने के बाद जो प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है कि यू हैव टू चार्ज द ट्यूशन फीस, वो ट्यूशन फीस मंथली हम चार्ज कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपको अभी ट्रांसपोर्टेशन, तो बसेस सब खड़ी हुई हैं, सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी ले लिए? नहीं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लिया। वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग बिकॉज वी हैव टू सेंड आवर रिकॉर्ड्स टू डीआईसी। हमारे ऊपर भी अथॉरिटीज़ है। लेकिन समस्या तो सिर्फ ये है कि ऐसा कोई, शायद ही कोई लोग हो प्राइवेट सेक्टर जिसमें सैलरीज कट नहीं हुई हो सकता है कुछ ऐसे सेक्टर्स हो जहाँ पे ना कट हुई हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सैलरीज कट हुई हैं। टीचर्स के बारे में भी यही है, टीचर्स को भी फंड, सैलरीज नहीं मिल रही हैं। तो टीचर अलग तो नहीं है, उसे सोसाइटी का पार्ट है। लेकिन सवाल ये है कि स्कूल अपनी फीस में क्यों नहीं कटौती करना चाहता? क्या इस समय नहीं की जा सकती थी? जी, स्कूल ने अपनी फ़ीस में बिल्कुल कटौती की है। जो हमारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, इसी तरीके से बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, वो बिल्कुल हटा दिए गए हैं, वो वेव्ड ऑफ कर दिए गए हैं इस ड्यूरेशन के लिए। उन पिक के ऊपर डिस्काउंट्स दी गई हैं। उन पेरेंट्स को जो एप्लीकेशन आ रही हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, उनको बिल्कुल हमने कंसिडर किया है। ओनली ट्यूशन फ़ीस, हम मंथली ट्यूशन फ़ीस उसको हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक सवाल है, मुझे किसी ने पूछा, और वो सवाल पूछा उन्होंने रांची से। उन्होंने कहा कि मेरी नौकरी चली गई, अब 2 बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, अब उनका जो फीस है वो है 40,000 रुपये, और वो 40,000 रुपये मैं कहाँ से ला के दूँ? स्कूल टीसी नहीं दे रहा है। जैसे कि हमारे पास भी पेरेंट आते हैं कि हम मैडम गाँव में पढ़ा रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं आएंगे। तो हम उनकी फ़ीस थोड़ी ना, हम बोलते हैं कि भाई आप जाइए। आपको अभी आज ही मॉर्निंग में मेरे पास एक पेरेंट आया, मैडम मैं नेक्स्ट ईयर अब पढ़ाऊँगा। मैं कहा जितने भी मेरी तरफ से आपको हेल्प चाहिए मैं एक्सटेंड करूँगा। मैम जो टीचर है वो पेरेंट भी है, वो पेरेंट से अलग नहीं है, वो पेरेंट भी है, उसके भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब सैलरी कट हैं, बहुत सारा हिस्सा सैलरी का जा चुका है और कुछ को तो मिला भी नहीं है, ऐसे में स्कूल की फ़ीस एक बर्डन है। सर, समहाउ कब ये लगता है बीइंग अ पेरेंट कि बच्चों को पढ़ाना इज़ आवर प्रायोरिटी। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का 1 साल वेस्ट ना हो, तो हमने अपने जो ज़रूरतें हैं, अपने जो खर्चे हैं, उस हिसाब से डिवाइड कर दिए हैं, कम कर दिए हैं कि जो हमारी प्रायोरिटी है वो फ़ीस पार्ट होना चाहिए, या जो हमारी अदर जो इम्पॉर्टेंट लाइबिलिटी है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि जैसे हम लोग पहले यूजुअली हम लोग वीकेंड पे बाहर चले गए या मूवी देखने चले गए, वो सब चीज़ें हमारी बंद हैं। हमारे बच्चे कहीं जाने के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अभी का सिचुएशन ऐसा है कि वी हैव टू कंट्रोल ऑन दिस आर फाइनेंशियल थिंग्स। मैम आप टीचर हैं? यस। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? बिल्कुल सर। हस्बैंड की सैलरी कट हुई, डिडक्ट हुई? जी सर, बिल्कुल हुई। और ये मान के चला जाए कि टीचर भी अलग नहीं है, टीचर भी सोसाइटी के पार्ट है, तो उनकी भी कम हुई होगी। बिल्कुल, सबकी कम हुई है, मेरी भी कम हुई, सबकी कम हुई।
अब सवाल ये है सॉरी, ऐसे में जब बच्चे को भेजना है तो फीस कहाँ से लाएगा? एक साथ अगर आ जाए 3 महीने की 2 महीने की तो कहाँ से करेगा कोई पेरेंट? बी का पेरेंट ये जवाब चाहिए मुझे। सर, जो हमने अपनी जमा पूंजी है पहले तो हमने उसको यूज़ किया कि ज़्यादा नहीं तो मंथली फ़ीस तो हम निकाल ही सकें ना। और तो मतलब स्कूल ने हमें मना किया है कि अब हम आपसे एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे, तो एटलीस्ट फ़ीस पे करना हमारा भी एक राइट है। मैम सवाल ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि इस समय तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, सारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो उसमें टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन उसमें पेरेंट्स का ज़्यादा हो रहा है कह रहे हैं। नहीं, इसमें क्या मैं आपको बताती हूँ, पेरेंट्स का इसलिए इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि वो घर में बैठे हैं, वो देख रहे हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा। ऑफ कोर्स एक बात ये भी आई कि घर में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है और अगर 2 बच्चे हैं तो कैसे क्लास में? उसमें हमारे पास कंप्लेंट्स आए, हम क्या करते हैं, हम एक शेड्यूल शेयर करते हैं 1 हफ्ता पहले पेरेंट्स से। हमारी क्लास अभी 6 से शुरू हो रही है। आज हमने शेयर किया अपना टाइम टेबल। जिसको किसी को भी प्रॉब्लम होगी, जहाँ 2 सिबलिंग है और टाइमिंग सेम आ रही है, आप हमसे शेयर करिए, हम अपना शेड्यूल फिर चेंज करते हैं। बहुत मेहनत करते हैं पेरेंट्स के साथ में, हम अपना शेड्यूल चेंज करने के बाद उनको नया शेड्यूल देते हैं। मैं ये ग्रेटर नोएडा के स्कूल में हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं करना भी नहीं चाह रहा स्कूल की बात। हो सकता है बहुत अच्छा स्कूल हो, तमाम सारी सुविधाओं से लैस स्कूल हो, लेकिन सवाल ये है कि ये जो तमाम सवाल ये हैं कि इस समय स्कूल फीस के साथ कैसे निपटा जाए। क्यों ना मीटिंग की जाए, क्यों ना ऐसे लोगों को बुलाया जाए, टीचर्स पे, हालांकि पेरेंट्स की बॉडी होती है, हर स्कूल में है, लेकिन इस समय उसकी सब पास आएंगे, उस समय सबसे ज़्यादा उसी बॉडी की ज़रूरत है। क्यों ना मीटिंग हो और उसमें गवर्नमेंट के डिवाइस के भी लोग आए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, और वो सारे बैठे हों सब एक साथ मिलके वो हमारी प्रॉब्लम समझे। कोई इंसान सर्कमस्टेंसेस उसको ऐसा बनाते, कोई नहीं चाहता है कि वो हार्श हो पेरेंट्स के साथ या उनसे फीस ले ले, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे स्टाफ जो हमारे 150 लोग खड़े हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तो वो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है अगर हमारे पास फीस रिकवरी नहीं होगी। और जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, वी आर फॉलोइंग द सेम। गवर्नमेंट कल हमें फिर रोक देगी तो हम फिर नहीं लेंगे। तो भाजी ये बात सच है कि अगर स्कूल बंद हुए या स्कूलों में प्रॉब्लम आई तो फिर हमारे बच्चे भी सफरर होंगे। ऑफ कोर्स बच्चे ही सफरर होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की ज़रूरत है। इनके पॉइंट्स, इनकी बातें लॉजिकली हैं, इनकी बात के बैठ के हल निकाला जाना चाहिए। उनकी बात भी सुनी मैंने, बच्चों की भी बात मैंने सुनी, और उसके बीच का कोई ना कोई हल निकाला जाए। यही एक रास्ता हो सकता है जी। यस डेफिनेटली ये रास्ता निकालना चाहिए। ऑफ कोर्स। वेरी गुड पाजी, युद्ध के से पहले तैयारी करनी चाहिए पाजी, और इस टेस्ट टाइम से हम निकलेंगे, बाहर आएंगे। आज आए हैं और दिल्ली NCR इंद्रप्रस्थ के जगह पे मैं मौजूद, और यहाँ पर बातचीत का जो सिलसिला होगा पाजी वो ये है कि तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, तमाम जिम ओनर से बात किया मैंने, अभी यहीं पे बात होगी हमारी सैलून वालों से, तमाम सारे लोग हैं जो अलग अलग जगह से हैं, उनसे बात करेंगे। कैसी हैं मैम आप? कैसा वक्त गुजर रहा है? बैठिए ना। कैसा वक्त गुजर रहा है? अभी तो काम में गुजर रहा है। काम में गुजर रहा है जी। जिम के लिए मौका मिल जाता है? नहीं, जिम तो बंद ही कर रखे हैं अभी, और आगे भी गाइडलाइंस जो आई है वो बंदे में ही आई है। हाँ। जो कल अनलॉक हुआ है, हाँ। तो उसमें भी जिम का ही बंद आया है। तो अब उसमें कैसे अब आपका सर्वाइवल कैसे हो रहा है? कैसे वक्त, कैसे टाइम, कैसे गुजर? कुछ नहीं, बस घर में अपना काम कर रहे हैं सारा। खाना बना रहे हैं? खाना क्या सभी कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कोई नहीं आ रहा है। कैसे हैं आप? फाइन। क्या चल रहा है? बस कर रहे हैं घर में ही, आगे पीछे कमरों में ही घूम रहे हैं। कमरों में ही घूम रहे हैं बाजी, यही समय चल रहा है, इसमें कमरों में घूमने का चल रहा है। सर कैसे हैं आप? आपका काम क्या है? बस मैं तो एक एजुकेशनिस्ट हूँ, एजुकेशन से। अच्छा, एजुकेशन से। अरे बाजी, तो आज तो मैं एजुकेशन वालों के पास गया भी था। अभी मैंने सुना कि बस ऐसे ऐसे आप आ रहे हैं, तो मैं अभी बस बाहर से अभी आ ही रहा हूँ, और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अभी दिल्ली की हाल को देखते हुए मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है और सैनिटाइज करके आगे वो चलना है, तो वहाँ तो जो हाल मैंने देखा है, वो लोग एक साथ बस ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई मास्क नहीं है। तो एजुकेशन लाइन में देखते हुए मैं इसी चीज़ में आज अभी सोचते हुए आ रहा था कि हमारे जो एजुकेशन के जो लोग हैं, क्योंकि सारी एजुकेशन ऑनलाइन आ गई है, अब वहाँ दिक्कतें क्या आ रही हैं। जैसे अभी हमारे एक मित्र उनसे बात हुई, जैसे घर में एक ही मोबाइल है और बच्चे हैं पढ़ने वाले 3, पैसे उनके पास है नहीं कि अब मोबाइल खरीदें फिर ऑनलाइन जाएंगे।
स्कूल का प्रेशर आया हुआ है जी, आप फीस डिपॉजिट करिए। तो बहुत से लोग जो है अभी वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मेरा इसी सोच में रहा है कि जो लोग थोड़ा सा एक नीचे के लेवल पे हैं, सब कुछ है उस बाउंड्री में, गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में ज़रूर सोच रही है, लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास आदमी है वो आज की डेट में बहुत परेशान है। They are the losers. Middle class is the loser. आज जो बैठा है ना, जिस तरह मिडिल क्लास को पढ़ रही है और किसी को नहीं, वो आदमी या लोअर क्लास को गवर्नमेंट कर रही है, राशन से लेकर सब कुछ देख रही है, ठीक है, इतना नहीं कर पा रही, बट दे आर एबल टू मैनेज। व्हाट अबाउट द मिडिल क्लास? दे आर द सफरर। हायर क्लास दे आर हैविंग बैकअप लॉट। प्रतीक जी, मिडिल क्लास की मैं आपको बताऊं, उनका जो ब्रेन है आज इस स्टेज पे आ गया है कि उनके ब्रेन में सुसाइडल अटेम्प्ट्स की जो मैं हकीकत में बता रहा हूँ आपको, वो हकीकत है। एक आदमी जिसके पास में उसके 20-30-40 हज़ार रुपये उसके पास में सैलरी आती थी, वो सैलरी 2-2 महीने से नहीं आ रही है, किसी की आ रही है तो आधी आ रही है, बच्चों की फीस का पार्ट आगे देना है, बच्चे कह रहे हैं जी हमें ऑनलाइन क्लासेस अब चालू हो जाएंगी दोबारा से, वो कैसे करेंगे? तो वो उस घर में किस तरीके से, अगर बाहर भी जा रहा है, फ्रूट्स लेने जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है कि मैं फ्रूट्स भी वो 4 चीज़ें लेके आ रहा है सिर्फ कि भाई ये देंगे, सिर्फ बच्चों को खिला देंगे, आपस में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं एक आम आदमी, जो कि गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए सोचना चाहिए। निश्चित तौर से आपने जो बात कही है बहुत गंभीर बात कही है। निश्चित तौर से जो इन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं वो प्रवृत्तियां तो ऐसी हैं। नहीं, मैं संजय जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन ये स्थिति आ क्यों रही है? ये पेंडेमिक सिचुएशन आई है देश में और वर्ल्ड में, तभी तो है। उसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो सभी के पास है, नीचे वाला भी मर रहा है, मिडिल वाला भी मर रहा है, ऊपर वाले पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और सरकार भी जहाँ तक है वो कोशिश कर रही है, लेकिन उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि 30,000 करोड़ या मैं कितना है कि 1 करोड़ 30 लाख, हाँ 1 करोड़ 30 लाख का गवर्नमेंट ने बजट दिया है, सॉल्यूशन है, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे कहाँ है वो? नीचे क्या वो बढ़ रहा है पैसा? मैं आपका शो बहुत देखती हूँ और भी मैं जितने भी चैनल्स आते हैं मैं बहुत डिबेट सुनती हूँ, पर मैं डिबेट में सिर्फ सरकार की और विपक्ष की बस उन्हीं की बहस है, इसके अलावा जनता क्या कर रही है, जनता क्या कर रही है, वही हम लोगों को इंटरेस्ट है। तुम्हारी लड़ाई में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम ऑलरेडी हम लाइफ से लड़ रहे हैं, डे टू डे लाइफ से। सब्जी लाना है तो धो करो, ये सब हमारी खुद की लड़ाई सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है। बट द थिंग इज़ व्हेन यू ओपन द टीवी, यही देख रहे हैं, ये दोनों आपस में ही अपनी बहस कर रहे हैं, अपनी ही तारीफें हो रही है और कुछ नहीं। अभी आपका ये कोरोना का आ गया, अब आपका चीन का दिखा रहे हैं, इसके अलावा टीवी में कुछ भी और नहीं दिखाता। इसलिए प्रोडक्टिव क्या है, हम लोगों के लिए क्या है, क्या करना चाहिए, वो सब नहीं है। पर देश ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, यही सब। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। टीवी पर बड़ी बड़ी डिबेट्स दिखाई जाती हैं और आम आदमी को उससे कोई लेना देना नहीं है। जो ज़मीनी हकीकत है कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा जो है सफरर है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, किराएदार और मकान मालिक और किराएदार वाला जो रिलेशन है वो भी बड़ा नाजुक पहुँच गया है स्थिति में। जो बिज़नेस वाले हैं वो तो बंदी कर दे रहे हैं अपना, बड़े वर्गों की किराया नहीं दे सकते, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो किराएदार थे, जो छोटे किराएदार थे साथ, वो भी बड़ी हालत ख़राब है और ये स्थितियाँ दिन पे दिन बिगड़ रही हैं। के लिए मैं ये चाहता हूँ कि हर फैमिली के लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मिनिमम सपोर्ट लेवल ज़रूर होना चाहिए। आप ये देखिएगा, बड़े पैसे का सर्कुलेशन जब नहीं हो रहा, ठीक है, पैसे का आप ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, दुकानदार नहीं है, पीछे से मजदूर नहीं है, तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो माल नहीं आ रहा है, माल नहीं आ रहा है तो फिर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो जीवन कैसे चलेगा? उस जीवन को चलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि एसेंशियल चीज़ें जो हैं उसका सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। महंगी हो गई है हर एक चीज़। आप देखो 20-25 रुपए पर किलो चढ़ गया है, बिना दे आर नॉट बॉदर्ड। आपको लेना है तो लो, नहीं तो यू पे एंड गेट इट। एक बात आपने कही जो कि बड़ी चौंकाने वाली बात थी, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं यहाँ पे, कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे बड़े चौंकाने वाली बात थी। आपने कहा कि सुसाइडल जो है टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। देखिए सर, उसका मैं अभी क्योंकि मैं बड़ा अपसेट था और बात किसी की सुनकर, उन्होंने क्या कहा कि सर उनको कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई हेल्प है। उन्होंने कुछ घर के लिए सामान लेना था, राशन लेना था, और शर्मा शर्मी वो गवर्नमेंट तो देखो नीचे पे पहुंचा रही है, लेकिन एक इज्जतदार आदमी जिसकी इनकम जो थी वो 20-30 हज़ार थी, आज उसके पास वो भी नहीं है, तो कुछ थोड़ा सा उसको एक हेल्प एक अदर वे में कॉन्फिडेंशियली करनी थी। और उसने मुझे कहा कि सर किसी को पता ना चले, उसने मुझे थोड़ा सा पर्सनल काम है, मैं जल्दी आपको ऑफिस लौटा दूंगा। तो इस कंडीशन को देख के कहते ये हालत हो गए थे, ये विचार आ गए थे
कि यार हम तो अब इस मूवमेंट पे आगे हालात और ऐसे हो गए, 3 महीने तो हमने काट लिए, लेकिन अगर ये हालात ऐसे ही और आगे बढ़ गए तो जी फिर तो ये समझ लो हमारी फैमिली में बस छोटा बच्चा है और ये है और आगे EMI है। तो जो हमने अपना लिया, ये जो हमारी अपना सैलरी थी मिला के वाइफ की और हमारी हस्बैंड की दोनों की, तो वो जो है हमारी आगे EMI हम कैसे देंगे? तो गवर्नमेंट आगे क्या करेगी? अंत नज़र नहीं आ रहा है, इस बीमारी से कोई छुटकारा पाने का कोई सीमित समय नज़र नहीं आ रहा है लोगों को, और समाज में जो है एक कयोस जो है बढ़ रहा है और एक डर बढ़ गया है। या उनके घरेलू नौकरानियों को पेंशन तो आ रही है ना आपकी? है क्या कह रहे हैं, पेंशन कह रहे हैं आप? हाँ, पेंशन दोनों को आए, उससे कहाँ से दे देंगे इनको 3-3 महीने की पे? हाँ, क्या मैं समझ नहीं पाया, आपने कहा? 1-2 बुजुर्ग है घर में, हम दोनों जी पेंशन पे हैं हम। हाँ जी। अब कहते हैं जी वो किराया जो बर्तन मांजने वाली है उसको भी 3 महीने का दो, खाने वाली का भी दो, तो कहाँ से दे देंगे भाई? हाँ पाजी, हर तरफ समस्या समस्या समस्या। मॉरल सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉर्पोरेट्स में, मैं कॉर्पोरेट से बिलोंग करता हूँ, कहीं पे भी देखा गया है, कहीं हर लेवल है, टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल है और लोअर है बिल्कुल, और नीचे वर्कर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक्ट आना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी आनी चाहिए कि एक लेवल पे आके सबको समानांतर कर दें, और जो बड़ों की तनख्वाहें हैं वो भी छोटों को। कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है कॉर्पोरेट में, लेकिन किसके लिए हो रहा है? जो 6,000 रुपये तनख्वाह पाता है, 7,000 रुपये तनख्वाह पाता है, जितने भी चपरासी हैं वो सारा निकाल दिए गए हैं। तो और बाकी जो है, जो 2 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, जो 3 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है, सिस्टम होना चाहिए सबको पैरेलल लाके और सभी चलें, सब एक साथ चले। बहुत अच्छी बात कही आपने, नहीं रियली बहुत अच्छी बात कही। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है बिजनेस आपका? बिजनेस सब सही चल रहा है, स्कूल वूल की ऑनलाइन क्लासेस हैं आजकल। बस पाजी मेरे पास आओ, बहुत संजीदगी वाली बात कहता हूँ मैं। दरअसल है ये कि हमको एक तरफ अपनी जिम्मेदारी निभानी है बहुत कड़ाई के साथ, और दूसरी तरफ सरकार का जो हिस्सा है और जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, या यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का है, जो प्राइवेट सेक्टर्स है, उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के रिलेशंस को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसे बड़े क्रिटिकल समय है पाजी ये, और इस समय बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान। पाजी बातचीत के सिलसिले को ज़रूर जारी रखेंगे। हमारा आपका रिश्ता दूध और पानी का, जैसा मैं अक्सर कहता हूँ। तो मैं आपके साथ, आप हमारे साथ, ऐसे ही तमाम सारे लोगों से मिलने की ज़रूरत है, उनके पास जाने की ज़रूरत है, उनको ढांढस बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक जगह ऐसी थी जहाँ पे बात कर सकते थे, जहाँ पे लोग आ सकते थे। मैंने की, आइए चलते हैं। थैंक यू। हाँ पाजी, आप इधर भी देखते हैं? हाँ पाजी, ये तो पार्लर का हिस्सा है जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? वाह वाह पाजी, ये तो सीन जो है पिछले 3 महीने में तो दिखे ही नहीं। बिल्कुल, 3 महीने में तो सब कुछ लॉकडाउन था, कोई थ्रेडिंग नहीं हो पाई, कोई वैक्सीन नहीं हो पाई, लोग इस वजह से परेशान। अरे कोई किटी पार्टी नहीं हुई? कहिए। किटी पार्टी भी हम जूम पे कर रहे हैं आजकल। अच्छा, हाँ, वो ये नया ट्रेंड है, जूम पे कर रही है? नया ट्रेंड है, तंबोला भी इवन खेला जा रहा है। अच्छा हाँ, तंबोला तो उसके लिए थोड़ा सा तो थ्रेडिंग वगैरह जरूरत होती होगी ना? हाँ, थोड़ा सा तो लगता है, लेकिन थोड़ा सा फेस अच्छा लगना चाहिए। हाँ, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा पैक वगैरह लगा करके उसको काम चलाने लायक बना लेते हैं। आपने आपका आई एम सॉरी कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? नहीं कोई। हाँ, ऐसी कोई बात। आपका नाम? राधिका। तो आज कहीं कोई ओकेजन है या कहीं उसी पे? नहीं, कोई ओकेजन की बात नहीं है, बट ये जनरल यूज़ के लिए है ही कि हर लेडीज़ को या हर लड़की को ये नॉर्मल चीज़ करवानी ही पड़ती है। अभी तो बहुत डर है दिल्ली में तो, और एनसीआर दिल्ली में तो खैर बहुत ज़्यादा है। मैं एनसीआर के इलाके में हूँ, रामप्रसाद ग्रीन में हूँ, क्लब सफायर में हूँ, तो यहाँ पे आने में आपको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि पहला पॉइंट तो ये है कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर ही पूरा बिल्टअप हुआ है और बिल्कुल सेफ्टी के साथ ये लिया गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे आउटसाइडर्स ऐसी कोई अलाउड नहीं है। तो ये एक बहुत हमारे लिए प्रिविलेज है कि हमारे सोसाइटी में। आप बहुत लकी हैं, मुझे बहुत सारे लोग इस समय मिलने हुए कह रहे हैं कि खासतौर से लेडीज़ की वो जा ही नहीं पा रही हैं पार्लर। लेडीज अगर पार्लर ना जाए तो आप सोचिए क्या होता होगा। सबसे ज़्यादा तो लेडीज़ को हेयर कलर का रहता है। लेडीज़ मेरे पास फ़ोन कर रही हैं, वो कह रही हैं कि हम अपने सफ़ेद बाल देख करके खुद ही डिप्रेस होने लगे हैं, क्योंकि हमें ये लगने लगा है कि पता नहीं हमारी लॉकडाउन में एज 5 साल बढ़ गई है ग्रे हेयर की वजह से। ओह अच्छा, बाजी आप इधर आ जाइए, आपकी उम्र कम हो जाएगी। इधर आइए मेरे पास, आइए।
आपकी उम्र की मुझे ज़्यादा चिंता है, आपकी उम्र तो कम ही होनी चाहिए। जनरली लोगों का ये है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, मतलब लड़कियां इनसिक्योर फील कर पा रही थी कि हम नहीं जा पा रहे हैं, तो 1 महीना ठीक है, 2 महीना, बट जब 2 महीने के बाद बढ़ने लगा तो हर लड़की को ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, पार्लर तो शुड बी ओपन फॉर एनी कॉज। नहीं, वो क्या है कि वो थोड़ा सा देखने का भी एक वो है ना जी, वो जब आईना बना तो फिर उसको देखने वाला भी बना, मतलब दिखना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, दोनों चीज़ें। हम लोग भी यहाँ पे पूरी प्रिकॉशन के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक यहाँ पे थ्रेड बेल्ट यूज़ की हुई है। अच्छा। यहाँ पे ब्यूटिशियन को अपना मास्क उतारने की ज़रूरत नहीं है, थ्रेड बेल्ट में ही हम थ्रेड लगा करके और उसी से हम थ्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा, आईब्रोज वगैरह? हाँ, आईब्रोज वगैरह। आप आज आईब्रोज कर रहे थे? हाँ, मैं आज अपना आईब्रोज करवाने आई क्या थी। बात है मेरा। और आपका नाम क्या है बेटा? प्रियंका। ओह माय गॉड, प्रियंका आवाज़ भी नहीं आ रही इतनी जोर, कि मैं समझ सकता आई कैन सी कि कितना चीज़ों के साथ हो। मुझे तो लग रहा है जैसे ऑपरेशन थिएटर में हो आप। अरे खाना ना खाने के लिए ये खोलते हो कि नहीं? जी। खाना ना खा लेते हो ना? ओके। यहाँ पे आइटम भी सारा डिस्पोजेबल और सिंगल यूज कर रहे हैं यूज। जैसे हमारा ये कटिंग शीट है, दिस इज अ डिस्पोजेबल। ये सिंगल यूज है? हाँ, सिंगल यूज है। इसके बाद हम इसे थ्रो कर देते हैं। हमारे गाँव से। वो तो रेडी हो गए, मुझे लगता है तैयार हो गए। अब आपका हो गया काम? ऑल टाइम रेडी होना भी जरूरी है, तो बिल्कुल फिट एंड फाइन। आज पार्टी है, मुझे 100% मालूम है। नहीं, कोई अब आप लॉकडाउन में क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या पार्टी होगी? पार्टी में कहीं किसी के यहाँ जाना है या? हाँ, बस यही है कि जनरली कहीं आप आएंगे या जाएंगे तो इस चीज़ के लिए तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे बड़ा खुशी हुई कि कम से कम एक आदमी, एक शख्स तो मुझे ऐसा मिला जिसके चेहरे पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है इस बात को लेके कि उसका बिजनेस थोड़ा रन कर रहा है। थोड़ा रन कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा कोई काम आ रहा है, बहुत ज़्यादा फेशियल्स आ रहे हैं, तो वो गलत होगा। अभी हमारा बेसिक काम थ्रेडिंग्स का, वैक्सीन काफ़ी आ रही है क्योंकि मार्च के बाद लॉकडाउन हो गया था और सबकी वैक्सीन ड्यू थी। वैक्सीन काफ़ी आ रही है और कटिंग तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। आपका ये भी एक ज़रूरी है कि अब शादी के सीजन्स भी आ रहे हैं, चाहे 50 में हो, चाहे 40 में हो, 20 भी हो, बट आपको अपना अच्छा, वो आजकल बड़ी डिजाइनर्स ये मास्क भी आ गए ना? हाँ जी, डिजाइनर मास्क। इवन जो हम पार्टीज में देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं तो मैचिंग के मास्क यूज कर रहे हैं। अच्छा, और फिर वो डांस वांस तो उतना थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। बिल्कुल, आजकल का ये ट्रेंड चल गया है कि लोग दुल्हन के साथ भी वो नए मास्क के साथ, तो हम हर चीज़ से कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं, चाहे लॉकडाउन हो या अनलॉक हो, तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल कि कुछ सीखने को मिला। क्या समय आया, तुमने सिखा सब दिया। अच्छा, मैं अंदर भी आपका पाला? अच्छा, मैं देखता हूँ। हाँ, क्या बात है बाजी। ओहो, अच्छा ये, अच्छा आपने 2 अलग-अलग रूम कर दिए हैं। वो हमारा फीमेल सेक्शन अलग है और मेल सेक्शन हमने अलग कर दिया। वैसे अदरवाइज हमारे यूनिसेक्स सैलून है और यही आप देख सकते हैं सारा काम होता था। एक चेयर जो हमने उधर डाली हुई है, बेसिकली वो हमारा खाली रूम था, तो ये चेयर हमने हटा के, हाँ बिल्कुल, हम अपॉइंटमेंट पे ही ले रहे हैं। वाह बाजी, आज हेयर स्ट्रेट में, हाँ हेलो, हेयर स्ट्रेटनिंग हो रही है? हाँ जी। आज कहीं खास? हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट है। अच्छा, फैमिली इवेंट है। तो आपने तो डिज़ाइनर मास्क भी लगा रखा है ना? हाँ, तो आजकल ड्रेसेस के साथ डिज़ाइनर मास्क का बहुत फैशन चल रहा है। इवन ब्राइड्स भी आजकल फैशन की वजह से मास्क बिल्कुल अपने लहंगे के साथ पहन रही है। अच्छा, वेडिंग्स में आप देखेंगे तो यही हो रहा है आजकल। तो ट्रेंड आ गया, नेसेसिटी बन गई है। तो भाई आप कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूँ। मुझे भी एक दिन थोड़े से बाल ठीक कर दो मेरे। बिल्कुल सर, आइए, आप भी बैठिए। हाँ, स्ट्रेटनिंग तो नहीं करनी है, उसको सिर्फ कट करनी है। बिल्कुल सर, ट्रिमिंग करनी है। हाँ जी, कर देंगे ना? इनका तो आपने बहुत अच्छा कर दिया। आपका नाम क्या है? टीना। टीना, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लग रही हैं। तो आपने जिस तरह से अभी क्या करा लिया आपने? मेकअप और स्ट्रेटनिंग करवाया गया अभी, जस्ट बेसिक्स, ताकि ज़्यादा टाइम भी एक पब्लिक प्लेस पे ना यहाँ पे मैं स्पेंड करूँ। अच्छा, तो बस आपने मेकअप हल्का सा? हाँ जी, और स्ट्रेटनिंग। हाँ जी, ये 2 चीज़ें कराई है। तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये तो आपने बड़ा अच्छा कर रखा है कि 2 सेक्शन में इसको बांट दिया। अलग-अलग सेक्शन, ताकि क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। मोरओवर हमने यहाँ पे फोल्डिंग चेयर्स जो स्ट्रेटनिंग करा, इसमें कोई खतरा नहीं है? नहीं, इसमें कोई खतरा नहीं। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेल्सियस पे जा करके होता है और हम लोग सारा सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं। इवन क्लाइंट को हम चेयर पे बैठाने से पहले भी चेयर सैनिटाइज करते हैं। तो हम पूरी प्रिकॉशन के साथ काम कर रहे हैं। ओके।
सारे हमारे जितने के इक्विपमेंट। अच्छा, वो पार्लर में जो एक एक घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगता था, अब वो लग रहा है या नहीं? नहीं, अब उतना ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। ये देखिए, जब मूवमेंट होता है बिजनेस में, थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट होता है तो बढ़िया लगता है कि लगता है कि नहीं, कॉन्फिडेंस भी आता है, सबको ही आता है, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। मुझे मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करूँ तो मेरी निगाह हमेशा इनकी तरफ रहती है। मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इनकी भी सैलरी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल परफेक्ट हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है मेकअप, इसके लिए हेयर स्ट्रेटनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे मालूम है इनके घर के चिराग जलाने के लिए वो तेल बहुत ज़रूरी है। वो आएगा तभी जब ये स्ट्रेटनिंग करेंगे। क्यों जी? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है? रवि जुयाल। रवि साहब, वाह क्या बात है रवि जी। तो मैंने तो आपसे कह ही दिया, अब कुछ वांट टू ऐड समथिंग कि आज के इवेंट में या फैमिली गैदरिंग में कुछ खास होने वाला है? एक छोटी सी गैदरिंग है कि फ्यूचर वेडिंग के लिए, तो उसकी वजह से वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच बेटा, आप एक्सेलेंट वर्क यू आर डूइंग, आप दोनों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, बाय 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 बाय। पाजी देखा साहब आपने, तो पाजी चलो आपका तो सफ़र जारी है। आप खूबसूरत यूं ही लगते हैं पाजी, आपको खूबसूरती की ज़रूरत नहीं है। जब 47 डिग्री पे पसीना चूता है ना पाजी चेहरे से और नीचे तक जाता है ना, तो वो जो चमक आती है ना पाजी, क्या बात है। मैं सबसे आखिर में मिलने आप ही के पास आया, आपको फ़ोन मिला था ना, आपका फ़ोन ही नहीं मिला। मैं पूछना बस ये सिर्फ चाहता, कैसे हैं, क्या चल रहा, कैसा किया? प्रतीक जी आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और दिल्ली में था 2 दिन के लिए, तो 2 दिन रुका, तो ख़ास तौर से वो जो लोग प्रोग्राम में आते रहे, मैं उनके बारे में भी पता करने पहुँचा। थैंक यू सो मच कि आप हाल चाल जानने के लिए कोरोना के टाइम पे घर तक आए हमारे। तो हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स पता करना है ना कि कैसे हैं सब लोग, क्या किया इस बीच सब में? लोग अच्छे हैं। पिछले 3 महीने में जो चल रहा है देश में कोरोना, उसमें हम लोगों ने फाउंडेशन की तरफ से लोगों को अनाज बांटना, लोगों की मदद कराना, जो श्रमिक यहाँ फंसे हुए थे दूसरे राज्यों को, कोशिश कर करके उनकी ट्रेन की टिकटें करा के उनको भेजना, उनकी मदद करना, इस तरह की सारी चीज़ें की, ताकि जो लोग लॉकडाउन में यहाँ फंसे उनकी मदद हो सके। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं बता दूं कि इनका फाउंडेशन है, फाउंडेशन के तहत ये काम करती हैं, तमाम बच्चों के लिए काम करती हैं। अनाज बैंक एक चलाती, मैंने अक्सर इनके बारे में जब बोला तो ये बोला, और आने का मकसद यही था सिर्फ, जैसा तमाम सारे लोगों से मिला, इनसे भी मिल रहा हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम में शरीक होती रही हैं।